अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 15 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द एक्सरसाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन 15.1। Suppose someone handed you over 3 similar iron bars and told you one was not a magnet but the other 2 were. How would you find the iron bar that was not a magnet? So let's suppose कि कोई आपको 3 similar iron bars आपको हैंड ओवर कर रहा है और जिसमें उसने बता दिया है कि एक आयरन बार जो है वो मैग्नेट है और 2 उनमें से मैग्नेट नहीं है। सो अब आप किस तरह से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उनमें से कौन सा बार मैग्नेट है। सो इसके 2 मेथड्स हैं, हम 2 तरीके से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक ये कि हम उन आयरन बार्स के पास एक आयरन स्ट्रिप लेकर आते हैं। अब जैसे ही आप आयरन स्ट्रिप लेकर आएंगे एक आयरन बार के पास, अगर तो वो आयरन स्ट्रिप अफेक्टेड हो जाती है दैट मींस कि वो आयरन बार मैग्नेट है, और अगर वो आयरन स्ट्रिप अफेक्टेड नहीं होती दैट मींस कि वो आयरन बार मैग्नेट नहीं है। क्लियर। और दूसरा मेथड ये है कि आप उन तीनों आयरन बार्स को आप प्लेस कर दें और कुछ कैंपस नीडल्स जो हैं वो आप साइड पर प्लेस कर दें। अब वो कैंपस नीडल्स जो हैं वो रिस्पॉन्स शो करेंगी उस आयरन बार को जो कि मैग्नेट होगा। सो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा आयरन बार मैग्नेट है और कौन सा आयरन बार मैग्नेट नहीं है। क्लियर। सो यू कैन राइट द आंसर एज there are 2 methods to find that which iron bar is magnet. And the first method, bring an iron strip close to iron bar one by one. If the iron strip is affected, then iron bar is magnet, otherwise not. And the second method, place compass needles near 3 iron bars. The compass needles show response to that iron bar which is magnet. तो compass needles जो हैं वो उसको response show करेंगे जो कि magnet होगा। Clear? So now next question 15.2. Suppose you have a coil of wire and a bar magnet. Describe how you could use them to generate an electric current. Let's suppose कि आपके पास एक coil wire है और एक bar magnet है। So आपने ये describe करना है कि इनको किस तरह से इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकते हैं। एज वी डिस्कस इन आवर लेक्चर कि अगर हम कॉइल या और मैग्नेट का रिलेटिव मोशन करवा दें आपस में, तो इस तरह से क्या होगा कि कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो चेंज होंगी, और जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी कॉइल से पास करती हैं तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से हम कॉइल ऑफ वायर और मैग्नेट को इस्तेमाल करके हम करंट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हिच इंड्यूस करंट इन द कॉइल। ओके, तो उनके रिलेटिव मोशन से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो ईएमएफ फर्दर उस कॉइल में करंट इंड्यूस कर देगा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 15.3, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, एंड दैट इज डीसी मोटर। ओके, सो डीसी मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं, डीसी मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 15.4, सपोज वी हैंग अ लूप ऑफ वायर सो दैट इट कैन स्विंग इजीली। इफ वी नाउ पुट अ मैग्नेट इनटू द कॉइल, the coil will start swinging. Which way will it swing relative to the magnet and why? Let's suppose कि यहां पर उसने कहा कि आपको एक लूप ऑफ वायर जो है वो उसने हैंग कर दिया है और जो कि स्विंग कर रहा है इजीली। ओके, अब उसने कहा कि अगर आप एक मैग्नेट जो है वो भी इसी के साथ लेकर आ जाते हैं, इस कॉइल में ही आप पुट कर देते हैं एक मैग्नेट, अब वो कॉइल जो है वो भी इसके साथ स्विंग करना स्टार्ट कर देगा। सो क्वेश्चन हमसे कहा गया कि विच वे विल इट स्विंग रिलेटिव टू द मैग्नेट एंड व्हाई। तो कौन से वे में वो स्विंग करेगा, वो जो आपका लूप ऑफ वायर है वो कौन से वे में स्विंग करेगा, तो आपने ये बताना है। सो एज यू नो कि अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
कि जब लूप ऑफ वायर और मैग्नेट का रिलेटिव मोशन करवाया जाए तो लूप ऑफ वायर में करंट इंड्यूस हो जाएगा। और फिर लेंस लॉ ने इसकी डायरेक्शन जो है वो बताई थी कि जो इंड्यूस करंट होता है इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोज करती है अपने कॉज को। सो अब कॉज यहां पर क्या है? मैग्नेट। तो मैग्नेट की जो डायरेक्शन होगी बिल्कुल उसके ऑपोजिटली मूव कर रहा होगा वो लूप ऑफ वायर। क्लियर? सो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, एज द EMF is induced in the coil due to the relative motion between loop of wire and magnet. According to Lenz's law, the direction of induced current in a circuit is always opposed the cause that produced it. Hence, coil will move opposite to the direction of the motion of magnet. तो क्योंकि जो loop of wire है वो बेसिकली अपोज करेगा उसके मोशन को, क्योंकि वहां पर करंट इंड्यूस हो गया है और करंट जो इंड्यूस हुआ है वो हमेशा अपोज करता है अपने कॉज को। दैट्स व्हाई वो जो लूप ऑफ वायर है वो हमेशा ऑपोजिट मूव करेगा मैग्नेट के मोशन के। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 15.5, अ कंडक्टर वायर जनरेट्स अ वोल्टेज व्हाइल मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, इन व्हाट डायरेक्शन शुड द वायर बी मूव relative to the field to generate the maximum voltage? So let's suppose कि एक कंडक्टर वायर है अब जिसमें करंट जनरेट हो चुका है, बेसिकली वोल्टेजेस जो हैं वहां पर जनरेट हो चुके हैं, अब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन उसने ये कहा है कि वो किस डायरेक्शन में वो वायर मूव करेगी कि उसमें जो वोल्टेजेस हैं वो मैक्सिमम जनरेट हो जाएं। सो मैक्सिमम वोल्टेजेस कब जनरेट होते हैं? जब मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो उस वायर को कट करेंगी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो वायर को तब कट करती हैं जब वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाए। क्लियर? तो तब मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कट होंगी तो वहां पर मैक्सिमम वोल्टेजेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे। क्लियर? तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, टू जनरेट मैक्सिमम वोल्टेज अ कंडक्टर वायर शुड बी मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो कंडक्टर वायर है उसको आप परपेंडिकुलर मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो तब मैक्सिमम वोल्टेजेस इंड्यूस्ड होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 15.6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जनरेटर एंड अ मोटर? सो जनरेटर एक ऐसी अप्लायंस है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर? तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड मोटर, एंड द फर्स्ट वन, generator converts mechanical energy into electrical energy while motor converts electrical energy into mechanical energy। और सेकंड डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं, in generator output energy is electrical energy while in motor output energy is mechanical energy। क्लियर? मोटर में जो आउटपुट एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, और जनरेटर में जो आउटपुट एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। क्लियर? So the next question 15.7, what reverse the direction of electric current in the armature coil of DC motor? तो DC मोटर में क्या चीज जो है वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करती है? दैट इज स्प्लिट रिंग्स। उसमें स्प्लिट रिंग्स लगे होते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कम्यूटेटर्स बेसिकली उसके साथ ब्रशेस अटैच होते हैं। अब जैसे ही कॉइल एक हाफ साइकिल में मूव करता है तो कम्यूटेटर भी इसके साथ साथ मूव करते हैं, और उस कम्यूटेटर की वजह से वहां पर जो पोलैरिटीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। सो उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। क्लियर? सो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट स्प्लिट रिंग्स आर कनेक्टेड विद द आर्मेचर कॉइल ऑफ डीसी मोटर, एंड the split rings is arranged so that each half of the commutator changes brushes just as the coil reaches the vertical position. Changing brushes reverse the current in the loop. Clear? So I hope ये question आपको समझ आ गया होगा। So the next question 15.8, a wire lying perpendicular to an external magnetic field carries a current in the direction shown in the diagram below. In what direction will the wire move due to the resulting magnetic force? एक वायर जो है वो दो परमानेंट मैग्नेट के दरमियान प्लेस्ड है। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन व्हाट डायरेक्शन विल द वायर मूव ड्यू टू द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फोर्स, कि वायर जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी। दैट मींस कि यहां पर जो फोर्स इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका थंब जो है ये इंडिकेट करता है फोर्स को, और ये जो आपके
4 फिंगर्स होती हैं ये इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो आपकी मिडिल फिंगर होती है ये इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट को। ओके, तो हम इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम यूज करके हम ये बता सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी और उसके अकॉर्डिंग आपका जो वायर है वो मूव करेगी। क्लियर? So write the answer as, by using Fleming left hand rule, the force on the conductor is in downward direction and the wire will move in anti-clockwise direction. So according to this, जो फोर्स होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो उसकी वजह से जो वायर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 15.9, कैन अ ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट ऑन डायरेक्ट करंट? कि क्या एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो डायरेक्ट करंट पर ऑपरेट हो सकता है? नो, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर जो है वो हमेशा वर्क करता है एसी करंट पर, क्योंकि एसी करंट दैट मींस अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हर मूवमेंट पर चेंज हो रहा होता है, मैक्सिमम टू मिनिमम एंड देन मिनिमम टू मैक्सिमम। तो इस चेंजिंग करंट की वजह से वहां पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे कॉइल में से पास करता है तो वहां पर करंट इंड्यूस हो जाता है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ट्रांसफॉर्मर जो है वो डीसी करंट पर ऑपरेट नहीं होता। क्लियर? सो राइट द आंसर एज no, transformer cannot operate on direct current. It only works with alternating current, as the changing current will induce EMF in the secondary coil. Clear? तो वो changing current जो है वो secondary coil में EMF induce करता है। Clear? So I hope ये conceptual questions आपको बहुत अच्छी तरह clear हो गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Take care. अल्लाह हाफिज।